नमस्कार दोस्तों। पार्ट 1 वीडियो में आपने देखा था मेरी रिसर्च डीएमए स्ट्रैटेजी के ऊपर और मैंने उसमें बताए थे कि क्या चैलेंजेस मुझे दिखाई दिए डीएमए स्ट्रैटेजीज़ में। और पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम उस चैलेंजेस को सॉल्व करेंगे और क्या है हमारी स्ट्रैटेजी जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली उसमें मैंने सिर्फ ये बताया था कि डीएमए में क्या चैलेंजेस हैं। स्ट्रैटेजी जो हम यूज़ करने वाले हैं वो आज के वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं यही वीडियो देखना और बाद में जाके पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आज के वीडियो में पूरी स्ट्रैटेजी कवर होने वाली है, सब कुछ कवर होने वाला है। तो एक बार रिकैप कर लेता हूं कि पार्ट 1 वीडियो में मैंने कहां पे छोड़ा था और वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि चैलेंजेस क्या देखे मैंने डीएमए स्ट्रैटेजी में। तो पहला चैलेंज ये है कि कई बार हमें बाई सिग्नल आते हैं जब स्टॉक लगातार गिर रहा होता है, जो कि एक पॉजिटिव साइन नहीं है, वो एक रिजेक्शन साइन है जहाँ पे हम स्टॉक को रिजेक्ट करना चाहेंगे कि नहीं भाई ये गिर रहा है तो हम क्यों बाय करें। तो दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कोट किया, आप जाके चार्ट पे चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। पार्ट 1 वीडियो में मैंने रिलायंस वाला एग्जांपल आपको दिखाया भी है और आज के वीडियो में दोबारा दिखाऊंगा ताकि मैं बता सकूं कि डीएमए में क्या चैलेंज आया था और जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें उस चैलेंज को हमने कैसे ओवरकम किया है। इसके अलावा दूसरा चैलेंज ये था कि कई बार हाई प्राइस पे जो रीसेंट हाई होता है वहाँ पे बाय सिग्नल आते हैं और अगर हम वहाँ बाय करते हैं तो जो रीसेंट हाई होता है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो वहाँ पे टारगेट आने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये दो मेन चैलेंजेस थे और इन्हें रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या क्या अप्रोच ली है वो आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आज। तो मेरी रिसर्च में पहली कोशिश ये थी कि हम तब बाय करें जब ट्रेंड नीचे गिरा और उसके बाद रिवर्स हो ऊपर की तरफ। ठीक है, दूसरा हमें यह सॉल्व करना है कि जो रीसेंट हाई पर रेजिस्टेंस जोन बनते हैं उसे हम कैसे अवॉइड करें ताकि हम जब बाय करें तो ज़्यादा चांसेस हों हमें क्विकली प्रॉफिट मिलने के। और ऐसा करने के बाद हमारा एवरेज होल्डिंग डेज नीचे आ जाना चाहिए, जो हम देखेंगे बैक टेस्टिंग में हुआ या नहीं हुआ, कितना हुआ, वो सब चीज़। और XIRR बढ़ जाना चाहिए। तो XIRR हमारा परफॉर्मेंस को मापने का एक पैरामीटर है, तो वो बढ़ेगा तो मतलब हमारी स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस बढ़ी है। तो एक बार चार्ट से रिलायंस का एग्जांपल फिर से देख लेते हैं जहाँ पे ये डीएमए स्ट्रैटेजी में मुझे वो चैलेंजेस दिखाई दिए और फिर हम देखेंगे कि जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ करी है उसमें वो चैलेंज कैसे रिजॉल्व होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऐसा नहीं कि 100% मेरी स्ट्रैटेजी हर बार ऐसा सिग्नल देगी जहाँ टारगेट फटाफट आएगा ही आएगा। हर स्ट्रैटेजी में ऐसी बाइंग आती है जहाँ पे टाइम लग जाता है, लेकिन हमारा गोल ये होना चाहिए कि जब भी बाइंग आए उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो कि जल्दी से टारगेट आए। तो आइए रिलायंस का एग्जांपल चार्ट पर देखते हैं। तो मैंने रिलायंस का चार्ट खोल दिया है ट्रेडिंग व्यू पे। इस पे मैंने प्लॉट कर रखे हैं मल्टीपल एसएमएस। ग्रीन वाला है 200, येलो वाला है 100 और पर्पल वाला है 50 एसएमए। तो यहाँ 22 जुलाई 2024 को यहाँ हम देख रहे हैं स्टॉक गिर रहा था, लेकिन डीएमए पैरामीटर्स के हिसाब से गूगल शीट में आ जाता कि ये बाइंग करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर यहाँ बाय किया होता तो उसका टारगेट आने में बहुत सारे दिन लग गए, क्योंकि आप देखेंगे राइट हैंड साइड में जाके रिलायंस को उठने में काफ़ी समय लगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमें रिजॉल्व करनी है। प्लस ये बाइंग सिग्नल भी जो रीसेंट हाई है उसके काफ़ी पास आया था, तो हमें बहुत पास भी नहीं बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ से प्राइस रिवर्स भी हो गया है, तो वो भी हमें रिजॉल्व करना है। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या अप्रोच ली वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। गेटिंग बाय सिग्नल आफ्टर ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम फॉल। तो जब ट्रेंड नीचे को गिर रहा हो उसके बाद जब रिवर्स हो ऊपर की तरफ तब हमें बाय सिग्नल आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, मैंने यूज़ किया RSI ट्रेंड को पहचानने के लिए। तो यहाँ पे मैं RSI प्लॉट कर लेता हूँ। यह है RSI 14 डेज़ का जो स्टैंडर्ड RSI होता है वो मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ RSI में हम देख सकते हैं इस पीरियड में नीचे की तरफ गिर रहा है रिलायंस, इसलिए हमारी जो RSI वाली स्ट्रैटेजी है उसमें बाइंग नहीं आती। जब RSI नीचे यहाँ पे 35 के नीचे चला जाता है तब हम ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं कि ओके ये स्टॉक अभी कमज़ोर हो गया है। इसके बाद जब इसमें स्ट्रेंथ दिखाई देगी तब हम बाय करेंगे। ठीक है, तो RSI जब 35 के नीचे चला जाए तब हम मानते हैं कि ये बहुत कमज़ोर हो गया है। तो रिलायंस के केस में 5 अगस्त 2024 को RSI नीचे चला गया। उसके बाद फिर यहाँ RSI पे आप देखेंगे तो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ऊपर प्राइस में देखेंगे तो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये तो हो गया RSI के थ्रू ट्रेंड को पहचानना, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं है। RSI 14 हम यूज़ करें, शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पहचान रहे हैं क्योंकि हमें छोटा सा स्विंग में प्रॉफिट बुक करके निकलना है। फिर हम स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम यूज़ करेंगे 50 SMA मतलब है सिंपल मूविंग एवरेज। तो 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज हम
प्लॉट करते हैं अपनी गूगल शीट में भी और यहाँ पे मैं चार्ट में दिखाऊंगा आपको। जिस दिन स्टॉक का प्राइस 50 SMA के ऊपर चला जाता है तो हम मानेंगे कि उसमें स्ट्रेंथ आ गई है। तो RSI 5 अगस्त को नीचे चला गया था 35 के, उसके बाद रिवर्सल हुआ और 29 अगस्त को हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है वो 50 SMA के ऊपर चला गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे हमें स्ट्रेंथ दिखी, स्टॉक में स्ट्रेंथ है। लेकिन फिर जैसे मैंने कहा कि मैं चार्ट पे भी ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या हो रहा है। तो अगर मैं चार्ट में देखूँ तो यहाँ पे ये रिवर्सल आ रहा है। तो इस रिवर्सल के जो दूसरा कारण है जो मैंने देखा है, जब हम रीसेंट हाई के पास बाय करते हैं तो रिवर्सल देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो रीसेंट हाई का लेवल हम मान के चलेंगे कि 6 मंथ्स हाई, जो भी क्लोजिंग होगा 6 मंथ्स का हाईएस्ट क्लोजिंग पिछले 6 मंथ्स का, जिस भी दिन हम देख रहे हैं, वो 8% दूर होना चाहिए हमारे प्राइस से। तो यहाँ से देखते हैं क्लोजिंग प्राइस कितना दूर है, तो ये 6% से भी कम दूर है, यानी कि ये हमारे पैरामीटर में फिट नहीं होगा, जो मैं आगे आपको स्लाइड में दिखाता हूँ कि अवॉइडिंग बाय सिग्नल्स नियर रीसेंट हाई प्राइस लेवल्स, वी विल कीप सम डिस्टेंस फ्रॉम 6 मंथ्स हाईएस्ट क्लोज प्राइस व्हेन बाइंग द स्टॉक। ठीक है, तो जो हम डिस्टेंस रखेंगे वो होगा कम से कम 8%, उससे ज़्यादा हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन 8% से कम डिस्टेंस हुआ, हमारी शीट हमें बोलेगी ही नहीं कि वो स्टॉक एलिजिबल है बाइंग के लिए, वो इग्नोर हो जाएगा सीधा सीधा। हो सकता है उस स्टॉक में उसके बाद बुल रन आए और वो बहुत ऊपर चले जाए, कोई बात नहीं, हम ये भी ध्यान में रख के चलते हैं कि अगर बुल रन नहीं आया, अगर रिवर्सल आया, तो हमें वहाँ पे फंसने के चांसेस कम से कम रखने हैं। ऐसा नहीं कि 100% वहाँ से टारगेट आएगा ही आएगा, लेकिन जो मेरी स्टडी है, जो मेरा रिसर्च है, उसमें मैंने देखा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स टारगेट फटाफट आ जाते हैं, जो आप खुद की बैक टेस्टिंग में देख भी पाएंगे। जो मैं शीट आपको दूंगा वहाँ बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रैटेजी में ये मत मानिएगा कि 100% ऐसा होगा ही होगा और उसे गारंटी की तरह मत लीजिएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होती है वो चीज़ हम लेके चलते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रेड स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 6 मंथ्स के पास अगर आ रहा है तो उसे अवॉइड कीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो बाय सिग्नल आया था हम डिस्कार्ड कर देते, हम नहीं लेते। और देखिए इसके बाद रिवर्सल आया और रिलायंस काफ़ी नीचे चला भी गया, तो ये वाला सिग्नल हमारे पास नहीं आया होता। तो इसी चीज़ को आगे देखते हैं, रिलायंस का चार्ट आगे लेके चलते हैं कि RSI नीचे कब गया 35 के। तो नीचे आप देखेंगे RSI यहाँ पे इस डॉटेड लाइन के नीचे, 35 की मैंने डॉटेड लाइन लगा रखी है, इसके नीचे गया तो ये हमारा ट्रैकिंग फिर से स्टार्ट कर देती शीट। और जब ये पर्पल लाइन के ऊपर जाएगा तो बाय सिग्नल आता हमारे पास। ठीक है, उस बीच RSI कहाँ जा रहा है, वी डोंट केयर। एक बार RSI 35 के नीचे चला गया तो वो ट्रैकिंग स्टार्ट होती है और जब तक वो 50 SMA के ऊपर नहीं जाता तब तक ट्रैकिंग होती है और 50 SMA के ऊपर जाने पे वो बाय सिग्नल होता है, अगर दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा हो कि 8% दूर होना चाहिए 6 मंथ्स हाई से, 6 मंथ हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, सिर्फ हाई नहीं, मैं क्लोजिंग प्राइस का हाई देखता हूँ 6 मंथ्स का। तो यहाँ पे जाके हमारा बाय सिग्नल आया 16 जनवरी को। तो अगर हमने यहाँ बाय किया होता तो नेक्स्ट डे हमारा टारगेट आ जाता, क्योंकि इसमें हम टारगेट छोटा रखते हैं 3.14%। महेश सर का ही बताया हुआ टारगेट है, पाई की वैल्यू, वो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसे इनिशियली 4% पे ट्राई किया था, लेकिन देखते देखते मैंने जब बहुत सारे स्टॉक्स में देखा तो 3.14% ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा। तो यहाँ अगले दिन हमारा टारगेट आ गया होता, हम एग्जिट करते और फिर से दोबारा शीट ट्रैकिंग करती कब बाय सिग्नल आया। तो अगेन 3 मार्च को RSI नीचे चला गया 35 के और फिर से शीट हमारी ट्रैक करना शुरू कर देती और नेक्स्ट बाय सिग्नल हमारे पास आता 7 मार्च को। इसे हम बाय करते और विद इन लाइक 18 डेज हमारा टारगेट 3.14% का आ जाता। तो इस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी चलती है। RSI से हम ट्रैक करते हैं, 35 के नीचे जाने पर उसे ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं स्टॉक को, और 50 के ऊपर जाने पर बाय सिग्नल मानते हैं जब वो क्लोज हो 50 के ऊपर। तो इस स्ट्रैटेजी में जो हम बाइंग करते हैं वो 3:15 PM के बाद करते हैं, ताकि क्लोज प्राइस के पास हम बाय कर पाएँ और हमें क्लियर आइडिया हो जाए कि ये क्लोज प्राइस 50 SMA के ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। और दूसरी कंडीशन भी हम चेक करते हैं कि जो हमारा प्राइस आ रहा है बाई प्राइस, वो 6 मंथ्स हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस से कम 8% दूर होना चाहिए। ये सब कुछ गूगल शीट ऑटोमेटिकली ट्रैक करती है और हमें दिखाती है, जो मैं थोड़ी देर में आपको डेमो दिखाऊंगा गूगल शीट में। और तीसरा पॉइंट है ब्रिंगिंग दी एवरेज होल्डिंग डेज डाउन। तो इस पॉइंट को जब मैं स्टडी कर रहा था, ये बेसिकली प्रॉफिट टारगेट परसेंट कितना हम रख रहे हैं उस पर भी बहुत निर्भर कर रहा था कि हमारे एवरेज होल्डिंग डेज कितने आ रहे हैं, कि हम कितने दिन में सेल कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टारगेट रखने पर हम मिस कर जाते थे टारगेट और फिर काफ़ी समय तक हमें वेट करना पड़ता था। तो मैंने देखा कि 3.14% बहुत क्विकली आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो टारगेट को हमने छोटा रखा है ताकि हम बाय करें, फिर सेल जल्दी से कर पाएँ और फिर हमारा कैपिटल फ्री हो जाए नेक्स्ट ट्रेड के लिए।
और ये सब करने के बाद हमारा XIRR परसेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जो भी हम बैक टेस्टिंग में देख भी पाएंगे। तो इस स्ट्रैटेजी का मैंने नाम रखा है RSI प्लस 50 SMA स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी को फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ क्या है एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी, क्या हम करते हैं इसमें। बाय द स्टॉक व्हेन स्टॉक गोज बिलो 35 RSI वी स्टार्ट ट्रैकिंग इट। तो RSI जो हम यहाँ यूज़ करते हैं वो होता है 14 डेज़ का RSI। तो 35 के नीचे जाने पे ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, और जब 50 SMA के ऊपर जाता है हमारा क्लोजिंग प्राइस, और वो क्लोजिंग प्राइस जो 6 मंथ्स का हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस है उससे कम 8% दूर होता है, तो हम उसे बाय करते हैं स्टॉक को। अगर वो 8% की रेंज में है तो हम स्टॉक को बाय नहीं करते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम इसे मल्टीपल स्टॉक्स के यूनिवर्स में करने वाले हैं। निफ्टी 200 की शीट मैंने बनाई है, तो ऐसा नहीं है कि एक स्टॉक में नहीं आया तो हमारे बाय सिग्नल ही नहीं आएंगे। हमारे पास मल्टीपल बाय सिग्नल्स आते हैं जब मार्केट अच्छा खासा रिवर्सल में आ जाता है, तो हम तभी बाय करेंगे जब सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी। और स्टॉक को सेल करना है जब 3.14% का टारगेट आ जाए। अगर टारगेट नहीं आता, हमने बाय किया, टारगेट नहीं आया, उसके बाद वो नीचे गिर गया, ऐसा भी होगा कई बार, तो उस केस में हम एवरेजिंग करेंगे स्टॉक की। एवरेजिंग के लिए 2 कंडीशन है। पहली तो वही कंडीशन सेम कि बाय सिग्नल आना चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड रूल्स की RSI 35 के नीचे जाए, उसके बाद जब 50 SMA के ऊपर जाए और 8% का डिफरेंस हो 6 मंथ्स हाई से, तो हम बाय करेंगे। ये रूल तो रहेगा हर बाइंग में। इसके अलावा एक और रूल हम फॉलो करेंगे जब एवरेजिंग कर रहे हैं, सेकेंड बाइंग कर रहे हैं, कि जो नया बाय सिग्नल आ रहा है वो कम से कम 2% नीचे होना चाहिए जहां हमने प्रीवियस बाय करा था। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने पहला बाय करा 100 रुपीज़ पे किसी स्टॉक का, और फिर वो नीचे गिर गया और उसका नेक्स्ट बाय सिग्नल आ रहा है 98 रुपीज़ के आसपास या उससे नीचे, ठीक है, 98 रुपीज़ से ऊपर नहीं, क्योंकि 100 का 2% कम कर दें तो आप 98 रुपीज़ बनता है वो। तो 98 रुपीज़ या उससे नीचे अगर बाय प्राइस मिल रहा है हमें, बाकी बाइंग कंडीशन सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हम बाय करेंगे, नहीं तो हम उसके एवरेजिंग नहीं करते, हम नेक्स्ट बाय सिग्नल का वेट करेंगे। तो इसमें सिर्फ 2% गिर जाने पर एवरेजिंग सीधा नहीं कर देना है। तो 2% का कंडीशन ये है कि जब नेक्स्ट बाय सिग्नल आएगा तब हमारा जो प्रीवियस बाय प्राइस था और अब का जो बाय प्राइस आ रहा है उसके बीच में 2% का डिफरेंस होना चाहिए। ये भी चीज़ गूगल शीट में ट्रैक होगी। अब थोड़ा बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि DMA स्ट्रैटेजी और RSI प्लस 50 SMA को कंपेयर करें तो उनके रिजल्ट्स किस तरह से डिफरेंस हैं, क्या उसमें एनहांसमेंट्स हुई हैं। तो ये बैक टेस्टिंग शीट आपको मिल जाएगी अलॉन्ग विद द मेन शीट। स्ट्रैटेजी शीट में इसका लिंक मिलेगा आपको। तो इसमें अलग अलग टैब्स हैं। पहला टैब है 1 RSI 50 SMA, ठीक है। तो जो अभी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई उसकी बैक टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है। तो इसमें आप यहाँ पे स्टॉक का कोड डाल सकते हैं। मेक श्योर कि आप NSE का प्रीफिक्स लगाएं, नहीं तो TCS या इन्फोसिस जैसे जो कोड्स हैं वो US का डेटा उठा के आपको शीट में दे देंगे। तो NSE का प्रीफिक्स जहाँ भी गूगल शीट में आप यूज़ करें, मेरी गूगल शीट, NSE: प्रीफिक्स ज़रूर लगाएं ताकि NSE का ही डेटा आए, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉक का कोड डालना है आपको। फिर आप स्टार्ट डेट डाल सकते हैं, कब से बैक टेस्टिंग करनी है, और एंड डेट डाल सकते हैं, कब तक की बैक टेस्टिंग करनी है। पर ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट, एक बार में कितने बाय अमाउंट को यूज़ करना है वो यहाँ डालना है। RSI ट्रैकिंग लेवल, तो मैंने जो टेस्टिंग करी है वो सारी 35 पे करी है, उसके हिसाब से रिजल्ट्स आए। लेकिन अगर आपको अपनी कोई और टेस्टिंग करनी है, RSI के लेवल्स बढ़ा के घटा के देखने हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। टारगेट परसेंटेज, कितने % पे हमें प्रॉफिट बुक करना है वो ये है। तो 3.14% पे मुझे ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिले, लेकिन आप अपनी बैक टेस्टिंग में इसे भी चेंज कर सकते हैं। और 6 मंथ्स एंड बाय प्राइस डिफरेंस गैप, तो जो मैं गैप की बात कर रहा था कि 6 मंथ्स का हाईएस्ट प्राइस और जो हमारा बाय प्राइस आ रहा है उसके बीच में कम से कम 8% का गैप होना चाहिए। तो ये गैप भी आप बढ़ा घटा के देख सकते हैं और बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। मल्टीपल स्टॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। 2-4 स्टॉक में आप करेंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो जब भी आप बैक टेस्टिंग करें, एक तो मल्टीपल स्टॉक्स में करें, प्लस चार्ट्स पे भी करें, ताकि विजुअली भी आपको पता चल सके कि ओके, गूगल शीट में सब कुछ नहीं दिखता, चार्ट्स पे जो दिखता है वो गूगल शीट में आप नहीं देख पाएंगे। यहाँ तो सीधा सीधा एक टेबल बन के आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे, लेकिन चार्ट पे आपको थोड़ा और विजुअली समझ में आता है कि ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, कहाँ से रिवर्सल आ रहा है, तो किस किस वजह से मैंने इस स्ट्रैटेजी में क्या क्या पैरामीटर्स डाले हैं वो आपको चार्ट पे समझ में आएंगे। ऑलराइट, तो ये सब डालने के बाद गूगल फाइनेंस से डेटा डाउनलोड होता है शीट में, और उस पर सारी टेस्टिंग होती है कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो कहाँ हो रहा है, वो यहीं नीचे हो रहा है इस वाले टेबल में, ठीक है। देखिए डेट, हाई, क्लोज, ये ऑटोमेटिकली गूगल फाइनेंस से आता है, इस जो भी स्टॉक कोड हमने यूज़ किया है और जो भी डेट्स हमने यूज़ करी हैं उसके लिए।
और फिर RSI की वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है। RSI की कैलकुलेशन के लिए यहाँ राइट हैंड साइड में मैंने कैलकुलेशन लगाया है। तो RSI ऐसे नहीं है सिंगल फॉर्मूला से निकल जाता है, इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें स्मूदन आउट करना पड़ता है, इसलिए मल्टीपल डेज़ का डेटा निकाल के उसमें RSI कैलकुलेट करना पड़ता है गूगल शीट में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अलग से टेबल है RSI निकालने के लिए, ये ऑटोमेटिकली RSI निकालेगा जो भी हमारा स्टॉक है उसके लिए, और वो RSI वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। 50 SMA की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, फॉर्मूला लगा हुआ है। फिर RSI ट्रैकिंग, ठीक है, जब भी RSI 35 के नीचे जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं शुरू से, तो RSI देखिए ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, और यहाँ पे ये RSI 35 के नीचे गया, वो मैंने कलर भी रेड में कर दिया ताकि विजुअली हमें दिख भी जाए कहाँ पे 35 के नीचे गया है। तो अगर आप यहाँ पे लेवल चेंज करेंगे ऊपर, उसके हिसाब से यहाँ कलर भी उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 40 पे करता हूँ तो यहाँ पे कलर कोड उस हिसाब से चेंज भी हो जाएगा। वापस मैं 35 पे कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे ट्रैकिंग स्टार्ट होगी क्योंकि 35 के नीचे चला गया, तो फिर नीचे जाते जाते हम देखेंगे कि कहाँ पे जाके 50 SMA के ऊपर निकलता है प्राइस, वहाँ पे शीट इसे बोलेगी बाय करने के लिए। लेकिन एक और क्राइटेरिया है कि 6 मंथ्स हाईएस्ट क्लोज से 8% का डिफरेंस भी है, तो उसका कैलकुलेशन यहाँ से शुरू हो रहा है, रो नंबर 134, ठीक है। इससे पहले कोई बाय सिग्नल नहीं दिखेगा क्योंकि 6 मंथ्स हाईएस्ट क्लोज का कैलकुलेशन यहाँ से शुरू है। तो यहाँ पे RSI की ट्रैकिंग हो रही है और यहाँ पे जाके इसमें बाय सिग्नल आ गया, क्योंकि जो 50 SMA है वो था इस दिन 624.47 और क्लोज प्राइस 631.39, तो उसके ऊपर निकल गया, तो हमारा यहाँ पे बाय सिग्नल आ गया। तो इसे हम बाय कर लेते। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि हम क्लोज प्राइस पे बाय कर रहे हैं, और जो भी अमाउंट है उसके हिसाब से क्वांटिटी निकल गई है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ वो निकल गया है, टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, एवरेज प्राइस। तो बाय होने के बाद फिर ये सेलिंग के लिए इसे ट्रैक करने लग जाता है कि जिस भी दिन हमारा 3.14% टारगेट आएगा उस दिन सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके 27 सितंबर 2019 को इसमें सेलिंग आ गई और शीट ने रिकॉर्ड कर लिया कि हमारा सेल हो गया है इतना %, और वो ग्रीन कलर में आएगा जहाँ पे भी सेलिंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से ये 35 के नीचे जाने का वेट करेगी शीट, तब ट्रैकिंग स्टार्ट करेगी। उस बीच क्या होता है शीट को कोई मतलब नहीं है, हम वो ट्रैक नहीं कर रहे हैं। 35 के नीचे जाने के बाद ही अगला बाय सिग्नल हम ट्रैक करते हैं। देखिए यहाँ पे 30 जनवरी 2020 को ये ट्रैकिंग स्टार्ट हुई और फिर इसमें नीचे जाता रहा और 22 अप्रैल 2020 को, तो ये कोरोना पीरियड था, कोरोना पीरियड में लगातार स्टॉक गिर रहा था, तो उसमें स्ट्रेंथ थी नहीं, तो शीट ने बाय करने के लिए कहा ही नहीं, स्ट्रैटेजी ने बाय करने के लिए कहा ही नहीं। 22 अप्रैल 2020 वहाँ तक रिकवरी आ चुकी थी और स्ट्रेंथ आ गई थी, तो इस दिन बाय हुआ और उसके अगले 2 दिन बाद ही उसमें प्रॉफिट आ गया और हमने सेल कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रैकिंग होगी और फिर आपको सारे रिजल्ट्स देखने के लिए आप राइट हैंड साइड में स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल में आपको दिख जाएगा कि कब बाय हुआ, कब सेल हुआ, उसकी समरी यहाँ पे निकल रही है। तो ग्रीन वाले हैं जब सेल हो रहा है, वाइट वाले हैं जो बाय वाले ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और इसकी समरी ऊपर आ जाएगी कि RSI प्लस 50 DMA में मैक्स इन्वेस्टेड कितना गया, एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट कितना गया, और फिर टोटल प्रॉफिट बुक कितना हुआ वो, और उसमें से हमने वो निकाल दिया नोशनल लॉस। अगर लास्ट में कोई पोजीशन अनसोल्ड थी तो उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी चल रहा था वो यहाँ ऐड हो जाता है, अगर लॉस है तो माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा। तो फाइनली क्या फिगर आया वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, एब्सोल्यूट प्रॉफिट % ऑन एवरेज इन्वेस्टेड। तो इस प्रॉफिट को एवरेज इन्वेस्टेड से डिवाइड करके हमने देखा कि 43.96%। और फिर XIRR शीट निकालती है, क्योंकि XIRR सही तरीका है चेक करने का कि इसमें क्या परफॉर्मेंस आ रही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने पहले दिन सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया और लास्ट दिन हम जाके विड्रॉ कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं कितना अप्रिसिएशन हुआ। इसमें जब तक बाय सिग्नल नहीं आता तब तक हम अपने कैश के साथ वेट करते हैं, जब बाय सिग्नल आता है तो इन्वेस्ट करते हैं। 2 दिन में बाहर निकल जाते हैं 3.14% से, उसके बाद फिर से हमारा कैश फ्री हो जाता है, किसी और ट्रेड में चले जाएगा, वहाँ पे कुछ दिनों में हमारा टारगेट आ जाएगा तो हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें XIRR यूज़ करना होता है। ये एब्सोल्यूट प्रॉफिट % से भ्रमित मत होइएगा कि इतना कम कैसे आ रहा है। XIRR सही तरीका है इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को, इस तरह के बाय सेल को ट्रैक करने के लिए। एवरेज होल्डिंग डेज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 लगे, तो आप इस टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे होल्डिंग डेज आ रहे हैं
कभी 45 लगे, कभी 2, कभी 24, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लगे, कभी कम कभी ज़्यादा। तो इन सब का एवरेज निकाला है हमने, और ये 6.5 साल की टेस्टिंग है जो ऊपर आपको दिख रहा है, टेस्टिंग ड्यूरेशन 6.57 ईयर्स। तो इस पीरियड में एवरेज होल्डिंग डेज हमारे 14 लगे। ठीक है, नंबर ऑफ बाइज कितनी बार हमने बाय किया, कितनी बार सेल किया, 14 बाइज 14 सेल, यानी कि जितना भी हमने बाय किया था लास्ट डे तक सब कुछ सेल हो चुका था और हम नेक्स्ट बाय सिग्नल का वेट कर रहे थे। तो ये हो गया RSI प्लस 50 DMA का रिजल्ट। अब इसे कंपेयर करते हैं हम DMA स्ट्रैटेजी से, जो मैंने पार्ट 1 में अच्छे से समझाई थी कि हम जो सिप वाला मोड है उसको यूज़ करेंगे। जो स्टॉप लॉस वाला मेथड है उसे हम नहीं यूज़ करते। स्टॉप लॉस को तो हम वैसे ही डिस्कार्ड कर चुके हैं क्योंकि उसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं या बहुत ही कम प्रॉफिट होते हैं। तो हम यूज़ करते हैं सिप वाला मोड DMA में, जो मैंने यहाँ बैक टेस्टिंग करी है। तो इसमें मैक्स इन्वेस्टेड गया 65,000, क्योंकि इसमें सिप्स भी हुई होंगी। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बेसिकली हो कहाँ पे रही है, यहाँ आप देखेंगे सबसे नीचे एक टैब है DMA सिप मोड। ठीक है, तो जो भी स्टॉक आप टेस्टिंग कर रहे हैं, जो भी स्टॉक आप पहली वाली RSI शीट में डालते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसका कोड, उसकी जो भी आपने डेट्स डाली हैं, जो अमाउंट डाला है, वो सब आ जाएगा। टारगेट यहाँ पे हाइयर रखा जाता है 6.28, तो यहाँ पे मैंने येलो में दिया है क्योंकि उसका टारगेट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। और स्टार्ट सिप एट, कितना स्टॉक फॉल हो जाए जब सिप स्टार्ट करनी है, तो -20% स्टैंडर्ड हम मानते हैं कि वहाँ पे जाके सिप स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसके सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसकी सारी समरी की ट्रांजैक्शन भी आप देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट मैंने इसी शीट में दिखा दिया ताकि एक ही बार में हम कंपेयर कर सके। ओके, रिलायंस में इस पीरियड में RSI प्लस 50 DMA में ये रिजल्ट्स आए और DMA में ये रिजल्ट्स आए। तो DMA के रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया आए, लेकिन जैसे मैंने कहा मेरी जो कोशिश है वो है एवरेज होल्डिंग डेज नीचे आए और XIRR ऊपर जाए। तो 3 पैरामीटर्स हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं दोनों के बीच में, कि मैक्स इन्वेस्टेड कितना है RSI प्लस 50 DMA में, अराउंड 50,000 जो हमने यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिया था। लेकिन DMA में क्योंकि हमें सिप्स भी करनी पड़ी होंगी इसलिए वो ऊपर चला गया। और प्रॉफिट अमाउंट कितना हुआ, प्रॉफिट अमाउंट वाइज आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा DMA में, क्योंकि हमारे प्रॉफिट टारगेट भी ऊपर होते हैं और प्लस ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, इसलिए अमाउंट वाइज ज़्यादा है। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा, कंपैरिजन करना है तो मैक्स इन्वेस्टेड चेक कीजिए, XIRR चेक कीजिए। तो XIRR RSI प्लस 50 DMA में हमारा 79% आया और DMA में 34%, तो दोनों के बीच में मोर देन डबल का डिफरेंस है। और एवरेज होल्डिंग डेज हमारे RSI में सिर्फ 14 थे, DMA में 106। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी स्टॉक कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। जिसका भी डेटा गूगल फाइनेंस पे अवेलेबल है, वो इंडियन स्टॉक हो सकता है, US का स्टॉक, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं का भी, जिसका भी गूगल फाइनेंस में डेटा अवेलेबल हो, गूगल फाइनेंस से उसका कोड लाइए। गूगल फाइनेंस एक वेबसाइट है गूगल की जहाँ वो डेटा प्रोवाइड करते हैं स्टॉक्स का, तो वहाँ से कोड कॉपी करके आप यहाँ पे रख सकते हैं और फिर डेट्स वगैरह डाल के, अमाउंट वगैरह डाल के फिर यहाँ पे टेस्टिंग करके चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गई हमारी बैक टेस्टिंग शीट। तो नीचे आप एक और टैब देखेंगे, 2 RSI 50 SMA। तो यहाँ पे मैंने ये टेस्ट किया कि अगर एवरेजिंग करते हैं तो जो हमारे सेकंड बाय आ रहे हैं उसमें कैसा परफॉर्मेंस आया होता, क्योंकि कई बार होगा कि स्टॉक हमने बाय किया और प्रॉफिट आने से पहले वो नीचे गिर गया। तो नीचे अगर एवरेजिंग सिग्नल आ रहा है, दोबारा से बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है और वो बाय सिग्नल पिछले बाय प्राइस से 2% नीचे है, तो हम बाय करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया भी है वो येलो में -2%। अगर आप इसे बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी सारे पहले बाइज हैं वो इस शीट में दिख जाएंगे आपको, और जो सेकंड बाय, अगर किसी में सेकंड बाय आया तो वो 2.2 शीट में दिखेंगे उस स्टॉक के लिए। तो इस वाले रिलायंस के जो हमने टेस्टिंग पीरियड 6.5 साल का लिया है उसमें सेकेंड बाइंग आई ही नहीं, वो इतना डिप हुआ ही नहीं नीचे, इसलिए ये खाली रहेगा आपका, जो कि आप यहाँ पे भी देख पाएंगे कि बाय 2 वाला डेटा, अगर ये 0 सब कुछ 0 है तो उसमें कोई बाइंग आई ही नहीं। तो कई स्टॉक्स में आई होगी, कई स्टॉक्स में नहीं आई होगी। तो ये मैंने आपको इसलिए भी आइडिया देने के लिए दिया है कि अगर हम इसे लीफो में करते हैं तो कितने चांसेस हैं कि हमें नीचे के बाय सिग्नल्स आएंगे और उनमें क्या परफॉर्मेंस आएगी। तो उसके लिए मैंने ये वाला शीट बनाया है। लेकिन मेन जो बैक टेस्टिंग है वो आप पहली शीट से ही कर पाएंगे और कंपैरिजन भी कर पाएंगे RSI प्लस 50 DMA और DMA स्ट्रैटेजी का। तो दोस्तों ये तो हो गई बैक टेस्टिंग कैसे करनी है। अब हम देखते हैं कि जो लाइव ट्रेड्स हैं, जो रियल ट्रेड्स आएंगे वो हमें कहाँ दिखेंगे और उसकी शीट कैसे इस्तेमाल करनी है। सो हाउ टू यूज़ दिस स्ट्रैटेजी। इसमें मैंने स्टॉक यूनिवर्स यूज़ किया है निफ्टी 200 का, जो कि कस्टमाइजेबल है स्कैनर शीट में। आपको दिखा देता हूँ। तो ये है हमारी वो शीट RSI प्लस 50 SMA लीफो।
और यहाँ पे आप सेकंड टैब देखेंगे तो वो है हमारा स्कैनर का टैब, जहाँ पे स्कैनिंग होती है सारे स्टॉक्स की चेक करने के लिए कि किस में बाय सिग्नल आ रहा है। तो वो कैसे हो रहा है प्रोसेस, आप थोड़ा राइट हैंड साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये कॉलम वाई में येलो कलर दिखेगा। यहाँ है हमारे सारे स्टॉक कोड्स। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निफ्टी 200 के करेंट स्टॉक्स डाल दिए हैं, लेकिन अगर आपको किसी स्टॉक को हटाना है, कोई एक्स्ट्रा स्टॉक ऐड करना है, तो इस कॉलम में जहाँ भी येलो कलर है वहाँ पे आप कर सकते हैं। सबसे नीचे जाऊँ मैं यहाँ पे तो 200 स्टॉक्स तक यहाँ है, लेकिन मैंने प्रोविज़न दिया है कि आप इसमें 50 स्टॉक्स और ऐड कर सकें। करने को तो आप बहुत ज़्यादा 500 भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें RSI की कैलकुलेशन जो है वो बहुत डेटा कंज्यूमिंग है, बहुत रिगरस है, तो इसलिए मैंने 250 तक ही से रेस्ट्रिक्ट किया है। अगर आपको 500 स्टॉक्स में भी करना है तो 250 एक शीट में रख लीजिए, इसकी कॉपी बनाइए और दूसरी शीट में बाकी 250 रख लीजिए, ताकि आप बाय सिग्नल्स वहाँ से चेक कर सकें। ठीक है, एक ही शीट में 500 मत डालिएगा, शीट स्लो हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी डिवाइस क्या है, आपके इंटरनेट स्पीड क्या है, उसके बेसिस पे। लेकिन यहाँ इस शीट में आप अप टू 250 स्टॉक्स डाल सकते हैं। मैं पर्सनली इसे FNO वाले स्टॉक्स में करने वाला हूँ, जिसमें अराउंड 210 स्टॉक्स मेरे शीट में आते हैं। तो मेरे लिए ये काफ़ी है, बहुत ज़्यादा भी एक्सपैंड नहीं करना, उसी में अच्छे खासे बाय सिग्नल आते हैं, क्योंकि इसमें हमें ये भी रेस्ट्रिक्ट करना होता है कि मैक्सिमम स्टॉक्स हम कितने खरीद रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आर ओवरऑल कैपिटल जो हम एलोकेट करने वाले हैं, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉक का कोड डलता है, उसके बेसिस पे ये शीट निकालती है उसका यस्टरडेज क्लोज प्राइस, कि कल क्या प्राइस था जब ये क्लोज़ हुआ स्टॉक। करंट मार्केट प्राइस, ये करंट मार्केट प्राइस अगर मार्केट ओपन है तो ये रिफ़्रेश होता रहता है हर ऑलमोस्ट 20 मिनट में, और ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करता रहता है थ्रू आउट द डे कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। 6 मंथ्स हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे निकल के आता है स्टॉक्स का। YCP डिस्टेंस फ्रॉम 6 मंथ्स हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस, YCP यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है यस्टरडेज क्लोज प्राइस। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिखा भी यस्टरडेज क्लोज प्राइस YCP। तो YCP और 6 मंथ्स हाईएस्ट क्लोज प्राइस का डिफरेंस यहाँ निकल के आता है। और जो मैंने आपको बताया कि मेरी टेस्टिंग में मैंने 8% का लेवल ऑप्टिमल पाया है, तो वो 8% मैंने यहाँ ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे येलो में दिया है कि किसी को अगर ये चेंज करना है परसेंटेज तो वो चेंज कर सकता है। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि 8% से कम ना करें, 7, 6, 5 ये ना करें, बढ़ा सकते हैं आप 10%, 15% की ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पे मैं बाय करूं, लेकिन कम मत कीजिएगा, वहाँ पे आप हो सकता है रेजिस्टेंस जोन में फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये यहाँ पे शीट चेक करेगी कि कितना परसेंटेज दूर है, फिर यहाँ पे 50 SMA निकल के आ रहा है, 50 सिंपल मूविंग एवरेज 50 डेज़ का, और फिर यहाँ शीट चेक करती है कि कौन सा स्टॉक कल 50 SMA से नीचे था। YCP लेस देन 50 SMA, जो भी नीचे होगा वो येस आ जाएगा, जो खाली आ रहा है वो 50 SMA से नीचे नहीं था, क्योंकि बेसिकली हम ये चेक करना चाहेंगे कि जो 50 SMA की लाइन है, प्राइस कल उसके नीचे होना चाहिए और आज ऊपर गया होना चाहिए। नेक्स्ट है YCP डिस्टेंस फ्रॉम 6 मंथ्स हाई इन रेंज। तो जो भी 8% से ज़्यादा दूर होगा, या जो भी परसेंट आपने यहाँ पे डाला है, जो भी उससे ज़्यादा दूर होगा वो येस आ जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे पहले 2 स्टॉक्स 8% से कम दूर हैं 6 मंथ्स हाई से, इसलिए यहाँ पे येस नहीं आ रहा है, यानी वो हमारे फ़िल्टर आउट नहीं होंगे, वो हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। तो जो येस आएगा वही सिलेक्शन क्राइटेरिया में आएगा। और फिर लास्ट में आ रहा है CMP ग्रेटर देन 50 SMA। तो आज का जो प्राइस है, क्या उसने 50 SMA को क्रॉस कर लिया है? जो क्रॉस कर लेंगे उनमें यस आएगा। स्क्रॉल डाउन करके उन्हें देख सकते हैं। तो ये CMP के हिसाब से है। शीट को आपको 315 के बाद ही यूज़ करना है, उससे पहले आप देख सकते हैं, लेकिन बाइंग उसके हिसाब से मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है दिन भर में तो स्टॉक ऊपर हो, लेकिन क्लोजिंग के टाइम वो नीचे सरक जाए और 50 SMA से नीचे चले जाए, यानी अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर दे। तो 315 के बाद आप शीट चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं बाय करने का। ठीक है, तो ये सब डेटा फिल्टर आउट होके यहाँ पे कुछ और कैलकुलेशन होती है, RSI ट्रैकिंग होती है उन स्टॉक्स में जो एलिजिबल हैं, क्योंकि सारे स्टॉक्स में 200 का RSI नहीं निकाला जाता है शीट में। जैसे मैंने कहा, RSI निकालने के लिए बहुत सारा डेटा लगता है, बहुत कैलकुलेशंस लगती हैं, जो कि आप RSI शीट में देख पाएंगे। जब भी आप RSI शीट को खोलेंगे वो टाइम लगाएगी लोड होने में, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो ये RSI शीट है जहाँ डेटा प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ये सिर्फ आपके व्यू के लिए है। मोस्टली मैं अपनी पर्सनल शीट में तो इसे हाइड करके रखता हूँ। यहाँ जो ड्रॉप डाउन आ रहा है, यहाँ पे जाएंगे आप, हाइड शीट करेंगे तो ये आपको दिखेगी भी नहीं, तो ये आप हाइड करके रख सकते हैं।
कभी कभार ट्रबल शूटिंग के लिए या उसके लिए आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ इसमें आने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी अपने 50 SMA से नीचे होंगे उन्हीं का RSI कैलकुलेट होगा, और जो 8% के डिफरेंस से ज़्यादा होंगे उनका RSI कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे 100 ऐसे स्टॉक्स हैं जो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं। कॉलम N में देखिए, ट्रैक RSI फॉर YCP डिस्टेंस फ्रॉम 6 मंथ हाई ग्रेटर देन X%। X मैंने क्यों कहा है, क्योंकि जो भी परसेंटेज आप यहाँ लिखेंगे 8% है स्टैंडर्ड, लेकिन आप अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वो X% हो गया, मतलब आपके हिसाब से है जो भी परसेंट आप रखना चाहते हैं। मेरा रिकमेंडेशन 8% है। एंड YCP इज़ लेस देन 50 SMA। तो ये वो सारे फिल्टर्ड आउट स्टॉक्स हैं, इनका RSI निकाला जाता है और फिर इनमें फाइनली चेक किया जाता है कि किन किन में अभी भी ट्रैकिंग है, बाय सिग्नल पिछले कुछ दिनों में नहीं आए हैं, और फिर जिनमें बाय सिग्नल नहीं आए हैं उनको फाइनली यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको शीट दिखाएगी कौन सा स्टॉक है जो एलिजिबल है बाइंग के लिए। लेकिन अगेन रिमाइंड करा दूं, आपको 315 के बाद ही इसे चेक करना है, उससे पहले आप चेक करें इसमें बाय सिग्नल आ रहा है, उसको नहीं बाय करना है। 315 के बाद जब आ रहा है तब चेक करके बाय करना है, और एक बार चार्ट पे भी डबल चेक कर लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है गूगल फाइनेंस में कुछ डेटा मिसिंग भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 फरवरी को मार्केट खुला था लेकिन गूगल फाइनेंस में उसका हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, तो उससे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर उधर हो जाता है। इसलिए मैंने ट्रेडिंग व्यू चार्ट का लिंक भी दिया हुआ है। जो भी स्टॉक यहाँ पे फाइनली आते हैं उनका ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग व्यू चार्ट का यहाँ पे लिंक आएगा, इस पर हवर करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो उनका ट्रेडिंग व्यू चार्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो चार्ट पे आप अपने SMAs वगैरह प्लॉट कर लेना, RSI प्लॉट कर लेना और चेक कर लेना कि इसमें मैं सिर्फ 50 SMA डाल देता हूँ, क्योंकि बेसिकली हम 50 SMA को ही देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, डबल चेक करेंगे कि ओके 21 जनवरी को ये 35 के नीचे गया था इसका RSI, और ये ऊपर जा रहा है, और यहाँ फाइनली आज के दिन इसका 50 SMA के ऊपर प्राइस मूव हो रहा है। तो अभी तो हो रहा है, लेकिन डे एंड तक क्या ये मेंटेन करेगा इस स्ट्रेंथ को या नहीं, वो 315 के बाद हम चेक करके तब बाइंग का डिसीजन लेंगे। उससे पहले वी विल इग्नोर इट और वी विल नॉट इवन चेक इट। ओके, तो जिस भी स्टॉक में बाइंग आएगी वो आपको यहाँ पे बाय डेट ऑटोमेटिकली जिस भी दिन आप चेक करें वो यहाँ पे फिल हो जाएगी। अगर कोई स्टॉक नहीं है तो बाय डेट खाली रहेगी, और फिर स्टॉक कोड यहाँ पे आ जाएगा। बाय प्राइस, जो भी अभी करंट मार्केट प्राइस गूगल शीट में आ रहा है वो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाता है, और कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है वो यहाँ निकाल के दे देता है। ये कैसे निकलता है, ये डिपेंड करता है आप कितना कैपिटल एलोकेट कर रहे हैं स्ट्रैटेजी में। तो कैपिटल मैनेजमेंट में जाके आप यहाँ पे डेट डाल देना जिस भी दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं, और कितना अमाउंट आप एलोकेट करना चाहते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख वटेवर, वो यहाँ पे डाल देना है आपको, और ये अमाउंट ऑटोमेटिकली हमारी करंट होल्डिंग शीट में आ जाता है। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट कैपिटल अभी 3 लाख से ऊपर आ रहा है, क्योंकि मैंने सोल्ड शीट में एक सेलिंग रिकॉर्ड करके आपको डेमो दिखाने के लिए। तो जो भी हमारा प्रॉफिट होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे कैपिटल में ऐड हो जाता है, ताकि नेक्स्ट बाइंग थोड़े हाइयर अमाउंट से आए और हमारे कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिले। ठीक है, तो यहाँ वो अमाउंट आता है। फिर यहाँ शीट कैलकुलेट करती है पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये हो रहा है कि आप कितने स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं मैक्सिमम। तो मैंने यहाँ 10 डाला है, तो शीट कैलकुलेट कर रही है जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ताकि एवरेजिंग के लिए या फिर अगर आप सिप्स करें उसके लिए आधा अमाउंट रिजर्व्ड रहे, बाकी आधा अमाउंट आपके फ्रेश बाइंग के लिए यूज़ होगा। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो 3 लाख को डिवाइड किया 2 में तो 1.5 लाख हुआ, उसको 10 से डिवाइड किया जो कि मेरे नंबर ऑफ स्टॉक हैं, तो ये हो गया 15,000। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। टारगेट परसेंटेज ये येलो में दिया है, तो मेरी शीट में जहाँ भी येलो होता है वो आप चेंज कर सकते हैं, जहाँ येलो नहीं है वहाँ चेंज नहीं करना है, नहीं तो फॉर्मूलेज गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो टारगेट परसेंटेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है 3.14%, लेकिन आप इसे बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग शीट आपको सेल सिग्नल्स दिखाएगी। तो सपोज़ 3:15 PM हो जाते और उसके बाद बायोकॉन का बाय सिग्नल आ रहा होता, तो मैं यहाँ से इतना पोर्शन बाय डेट, स्टॉक कोड, बाय प्राइस और बाय क्वांटिटी को कॉपी कर सकता हूँ, और करंट होल्डिंग में जाके यहाँ बाय डेट के नीचे जो ब्लैंक रो है राइट क्लिक, पे स्पेशल, वैल्यूज़ ओनली। वैल्यूज़ ओनली हमेशा करना, जहाँ भी आप मेरी शीट में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं पेस्ट करते वक्त वैल्यूज़ ओनली ही करना, ताकि कोई फॉर्मेटिंग यहाँ पे ना आ जाए, कोई फॉर्मूलाज यहाँ पे ना आ जाए और प्रॉपर वैल्यूज़ ही आए खाली।
तो यहाँ पे हमारा बाय हो गया और इसको अपने ब्रोकर में बाय कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ रिकॉर्ड कर लेना है कि एक्चुअल प्राइस किस पे आप बाय कर पाए। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है जब आप बाय करने जाएंगे, बिड आस्क पे डिपेंड करता है, तो वो अपडेट कर लेना, आपकी शीट में बाइंग रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद शीट ट्रैक करेगी कि कब कब इसमें सेलिंग आई। सेलिंग का डेमो आपको दे देता हूँ। तो सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं इसे कुछ दिन पहले ख़रीद पाया होता से 365 रुपीज़ में, तो उसके अकॉर्डिंग अभी हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है 4.25% है, जो कि हमारे टारगेट से ऊपर है, इसलिए ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में आ जाएगा आपको। और जो पोर्शन ग्रीन कलर में आ रहा है उसको आपको हाईलाइट करना है, कॉपी करना है, सोल्ड शीट में जाना है और यहाँ पे जो भी लास्ट एम्प्टी रो होगी वहाँ राइट क्लिक, पे स्पेशल, वैल्यूज़ ओनली। ठीक है, इतना पोर्शन हमने पेस्ट कर दिया। बाकी होल्डिंग डेज़, क्योंकि मैंने आज ही की बाइंग और आज ही की सेलिंग रखी है, इसलिए होल्डिंग डेज़ सिर्फ 0 दिखा रहा है। लेकिन कुछ समय पहले मैंने बाई किया होता तो होल्डिंग डेज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे, प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट होगा। जो भी ब्रोकरेज और चार्जेस लाइक डीपी चार्जेस आपको लगे हैं वो यहाँ पे आप मैनुअली डाल सकते हैं। इसका कोई फॉर्मूला मैंने नहीं लगाया क्योंकि अलग अलग ब्रोकर्स में अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो सपोज़ मुझे 20 रुपीज़ के ओवरऑल चार्जेस लगे तो वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। और इनकम टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, 20% प्लस 4% एडुकेशन सेस, वो निकाल लेता है। प्रॉफिट परसेंटेज में से ब्रोकरेज माइनस होता है और उसमें से इनकम टैक्स निकल जाता है। कितना लगा? ये इनकम टैक्स को आप ITR पर्पज़ के लिए यूज़ मत कीजिएगा, उसके लिए अपने ब्रोकर से रिपोर्ट निकाल के ITR के लिए यूज़ कीजिएगा। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है ताकि रफ आइडिया हो कि इतना हमारा टैक्स में लग जाता। प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ब्रोकरेज एंड टैक्स, तो प्रॉफिट में से ब्रोकरेज निकाल दो, टैक्स निकाल दो, उसके बाद हमारा क्या अमाउंट बचता है 475। इंसेंटिव पेड टू सेल्फ, तो ये हमारे गुरुजी महेश सर ने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि जो भी आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट अपने खर्चे पानी के लिए निकाल लें। ठीक है, तो 10%, 20%, 25% वो आप यहाँ पे परसेंटेज येलो कलर में ऊपर सेट कर सकते हैं। उसके हिसाब से शीट कैलकुलेट कर लेगी। जो भी प्रॉफिट अमाउंट कॉलम N में आ रहा है उसमें से 10% यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। बाकी का जो बचा वो है हमारा ग्रोथ अमाउंट, मतलब जो हम री इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो होता है ग्रोथ अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए टोटल ग्रोथ अमाउंट 872 हो गया। इनिशियली हमने कैपिटल एलोकेट किया था 3 लाख रुपीज़, तो करंट होल्डिंग शीट में जाएंगे हम तो ये हो गया 3,0872 क्योंकि उसमें ग्रोथ अमाउंट ऐड हो गया है और हमारा जो पर बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो थोड़ा बढ़ गया है। तो जैसे जैसे ग्रोथ अमाउंट बड़ा होता जाएगा हमारा पर बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा होता जाएगा, तो हमारा जो प्रॉफिट अमाउंट है वो भी बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से हमारा कंपाउंडिंग इफेक्ट स्ट्रैटेजी में लगेगा। और एक बार आपने सेलिंग रिकॉर्ड कर ली सोल्ड शीट में, तो करंट होल्डिंग्स में से उस रो को डिलीट कर देना है जो आपने सेल कर दिया। ठीक है, तो रो पे राइट क्लिक कीजिए, डिलीट रो, और उसका सारा डेटा यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूर कर लेना क्योंकि एक बार जो बेच दिया वो करंट होल्डिंग शीट में नहीं रहना चाहिए। करंट होल्डिंग में सिर्फ वही होना चाहिए जो अभी भी आप होल्ड कर रहे हैं, सेल नहीं किया है। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको शीट को इस्तेमाल करना है। और जो भी आप बाय सेल करेंगे उसके बेसिस पे शीट XIRR भी कैलकुलेट करती रहती है, जो XIRR शीट में ऑटोमेटिकली होता है और उसका XIRR नंबर आपको सोल्ड शीट में यहाँ पे दिख जाएगा, टॉप में यहाँ पे दिख रहा है। और जो भी मंथली समरी है आपकी सेलिंग की वो यहाँ पे टेबल में ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो फरवरी की समरी हमें यहाँ दिख रही है कि टोटल हमने प्रॉफिट अमाउंट कितना किया है, मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा कितना गया था, ब्रोकरेज कितना हुआ, टैक्स कितना हुआ, इंसेंटिव हमने कितना अपने लिए रखा और ग्रोथ अमाउंट में कितना गया, और मंथली प्रॉफिट परसेंट ऑन मैक्स इन्वेस्टेड, जो भी हमारा मंथली मैक्स इन्वेस्टेड गया और जो हमने प्रॉफिट इस मंथ में बुक किया है वो परसेंटेज वाइज कितना है। थोड़ा और राइट में स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक और टेबल मिलेगा जहाँ पे स्टॉक्स की समरी आती है कि किस स्टॉक में कितना प्रॉफिट अमाउंट और कितनी बार आपने बुकिंग करी है। जो भी टॉप प्रॉफिट जिसने बनाया है अमाउंट वाइज वो टॉप में आ जाएगा और जिसने सबसे कम प्रॉफिट बनाया है वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। उस तरह से सॉर्टिंग लगी हुई है। ये ऑटोमेटिकली टेबल में कैलकुलेट होता है, आपको इसे मैनुअली कुछ नहीं करना है, आपको बस एंट्री यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में येलो वाले कॉलम्स के नीचे करनी है। साथ ही मैंने आपको दिया है हिस्टोरिकल स्कैनर, तो अगर आपको चेक करना है पास्ट की किसी डेट में क्या बाय सिग्नल आए होते और उसमें क्या परफॉर्मेंस आया होता, वो चेक करने के लिए आप यहाँ पे चेक फॉर डेट, यहाँ देख रहे हैं आप 21 नवंबर 2025 डला हुआ है। उस दिन कोई बाय सिग्नल नहीं आया था। इसको मैं रैंडमली कुछ और पिक करता हूँ
तो जैसे ही आप यहाँ पे डेट चेंज करेंगे, ये स्टॉक्स जो आपके स्कैनर शीट में है वो इस शीट में भी आ जाते हैं। उनकी RSI कैलकुलेट होगी, 50 SMA कैलकुलेट होगा, सारा डेटा कैलकुलेट होगा उस डेट के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट डेट के अकॉर्डिंग नहीं, जो भी आपने डेट डाली है उस दिन क्या प्राइस था, उससे एक दिन पहले क्या प्राइस था, उस दिन तक का 50 SMA क्या था, वो सब यहाँ पे कैलकुलेट होगा। और फिर शीट आपको बताएगी कि बाय सिग्नल आए या नहीं आए। तो डेटा प्रोसेस हो गया है या नहीं हो गया है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। RSI डेटा प्रोसेस यही है मेनली जो सबसे ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग में टाइम लगाता है। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स होने की वजह से हो सकता है आपकी शीट स्लो हो, प्रोसेसिंग नहीं कर पाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं RSI डेटा प्रोसेस 28.13% ही है। तो ये 100% होगा अगर सारे स्टॉक्स के लिए कैलकुलेट हो जाए। अगर कुछ थोड़े बहुत रह जाएँ तो 90, 95, 80% ऐसे होगा, लेकिन यहाँ तो 28.13% ही होया है, यानी कि कैलकुलेशन में इसे दिक्कत आ रही है, जो कि आप हिस्टोरिकल RSI शीट में जाके देख सकते हैं कि क्या दिक्कत इसे आई है। यहाँ देखिए डेटा अभी भी ये प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ टॉप राइट में बार आ जाता है जो दिखाता है कि डेटा प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन अभी भी ये पॉपुलेट नहीं कर पा रहा है। लोडिंग में अटके हुए हैं कई सारे स्टॉक्स, तो इसलिए डेटा पॉपुलेट नहीं हो रहा है। तो इसलिए जितने ज़्यादा डेटा होगा उतना कम प्रोसेसिंग होती है। कई बार सर्वर बिजी होता है गूगल के एंड पे, तो नहीं प्रोसेसिंग हो पाती है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डेटा प्रोसेसिंग टाइम लगाए या फिर नहीं हो पाए। तो जब ये सही से चल रहा होगा यहाँ पे आपको RSI डेटा प्रोसेस्ड 100% दिखेगा। थोड़ी और रीसेंट डेट चेक करते हैं, मे बी 17 दिसंबर 2025। लगता है अभी बिज़ी चल रहा है गूगल का सर्वर, तो टाइम लगा रहा है ये डेटा प्रोसेसिंग में। तो ये हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है। ये आप ऑफ मार्केट भी चेक कर सकते हैं। मेनली हमें चाहिए कि हमारा जो ये स्कैनर शीट है यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग होना चाहिए सही से। तो यहाँ RSI डेटा प्रोसेस 100% है, विच इज़ फाइन। तो यहाँ का परसेंटेज देख के फिर आप देख सकते हैं बाय सिग्नल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो अभी के हिसाब से बायोकॉन चला गया। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि बायोकॉन आ रहा था यहाँ पे, अभी नहीं आ रहा है। एक बार बायोकॉन का चार्ट देखते हैं। तो ये बायोकॉन का चार्ट है। अभी इसका प्राइस जो करंट है वो 50 SMA से नीचे हो गया है, इसलिए यहाँ पे बाय सिग्नल नहीं आ रहा है। तो 315 के बाद ही हमें चेक करना है कि बाय सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अकॉर्डिंगली बाय करना है। अगर आपकी ये जो स्कैनर शीट है RSI डेटा प्रोसेस 100% से नीचे ही रह रहा है, कम दिखा रहा है, तो हो सकता है हिस्टोरिकल स्कैनर की वजह से ऐसा हो रहा है। उस केस में आप हिस्टोरिकल स्कैनर को डिलीट कर दें अपनी मेन शीट से, और अगर आपको यूज़ करना है तो एक सेकंड कॉपी बना लें ओरिजिनल शीट से और वहाँ हिस्टोरिकल स्कैनर यूज़ करें, ताकि आपकी मेन शीट अफेक्ट ना हो, उसमें डेटा प्रोसेसिंग में दिक्कत ना आए, वो स्लो ना हो जाए, ठीक है। बाकी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं। स्ट्रैटेजी शीट में आप जाएंगे तो सबसे पहले टॉप में आपको मेरा डिस्क्लेमर दिख जाएगा कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इसमें स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, आपके प्रॉफिट्स होते हैं, बधाई हो, वो आपके हैं। अगर आपके लॉसेस होते हैं, सॉरी, वो लॉसेस भी आपके हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं प्रॉफिट्स के लिए भी, लॉसेस के लिए भी। और इस शीट को एडिट करना है तो सबसे पहले आपको इसकी कॉपी बनानी होती है। अगर आप एडिट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसकी कॉपी बनानी है, आपको यूजुअली व्यू ओनली दिख जाएगा टॉप में। तो फाइल में जाइए, मेक अ कॉपी पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप शीट का नाम चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, और फिर मेक अ कॉपी बटन दबाने पे उसकी कॉपी बन जाएगी जो आपके लिए एडिटेबल होगी। उसी तरह बैक टेस्टिंग शीट भी जब आप खोलेंगे तो वो व्यू ओनली होंगी, तो उनकी कॉपी बनाएंगे तो आप बैक टेस्टिंग कर पाएंगे। बैक टेस्टिंग के लिए मैंने 2 शीट्स दिए हैं आपको, RSI प्लस 50 SMA बैक टेस्टिंग जो मैंने आज के वीडियो में दिखाई, और DMA बैक टेस्टिंग जो मैंने पार्ट 1 वीडियो में दिखाया था। यहाँ पे ओरिजिनल शीट्स लिंक आपको दिख जाएगा। तो शीट में मैं अपडेट करता रहता हूँ, नए चेंजेस लाता रहता हूँ, तो जब आपको कोई नया चेंज आए वो आपको दिख भी जाएगा यहाँ पे करंट होल्डिंग शीट में। यहाँ देखिए मैंने एक नया चीज़ ऐड किया है, ओरिजिनल शीट लास्ट अपडेटेड ऑन 15 फरवरी। तो इस डेट से आपको पता चल जाएगा कि मैंने लास्ट अपडेट कब किया है शीट में। बेसिकली ये और कहाँ दिखता है, चेंज लॉग शीट में। यहाँ पे सारे चेंजेस दिखते हैं जो मैं करता रहता हूँ। डेट डालता हूँ मैं, चेंजेस मेड क्या हैं एक अलग एंड पे डालता हूँ, उसका URL यहाँ पे है, वहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी शीट में पुल हो जाता है। उसके लिए मैंने यहाँ लिखा भी है, व्हेन यू ओपन द शीट फॉर द फर्स्ट टाइम अ मैसेज विल पॉप अप टू अलाउ एक्सेस टू एक्सटर्नल वेबसाइट। तो बेसिकली ये जो URL है एक एक्सटर्नल वेबसाइट की तरह है, तो उसको एक्सेस देने के लिए, ताकि वहाँ से डेटा आपकी शीट में पुल हो जाए, आपको अलाउ करना होगा। तो दोस्तों ये है हमारी RSI प्लस 50 SMA की स्ट्रैटेजी। इस शीट को आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका परचेज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल ये डिस्काउंटेड प्राइस पे है, आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस।
सभी के लिए एप्लीकेबल है वो डिस्काउंटेड प्राइस। कुछ समय बाद वो डिस्काउंटेड प्राइस हट जाएगा, तो जो जल्दी खरीद पाया उसके लिए अच्छा है। हट गया तो कोई बात नहीं, आप जब नई शीट कोई और लॉन्च होगी तो वहाँ पे आप अर्ली बर्ड की तरह जाके परचेस करेंगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट में मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी, कैसे लगे इसके रिजल्ट्स और कैसी लगी गूगल शीट। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में पूछिएगा, मुझे खुशी होगी उन्हें आंसर करने में। तो अगले वीडियो तक नमस्कार दोस्तों, जल्दी मिलूंगा।